यूके का वीज़ा अब आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा वियर्ड है लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। तो देखिए, यूके ने पाकिस्तान को उन एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट में डाल दिया जो यूके का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बहुत गुड न्यूज़ है उन पाकिस्तानियों के लिए जो विजिट वीज़ा या स्टडी वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे थे यूके का। अब इस पुराने और नए प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, इसके हमें क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ एप्लीकेंट हमें इसका क्या बेनिफिट होगा, और थर्ड वो प्रो टिप्स आप लोगों के साथ इस वाली वीडियो में शेयर करने वाले हो जिनको फॉलो करके आप अपने अप्रूवल के चांसेस को बढ़ा सकते हो। देखो यार, यूके की वीज़ा रिजेक्शन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, तो वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने अप्रूवल के चांसेस को बढ़ा सकते हो। आज की वीडियो आपके लिए एक फुल पैकेज है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि मैं आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियोज़ ला सकूँ। तो सबसे पहले हम पुराने और न्यू प्रोसेस का डिफरेंस देखेंगे और इसका हमें क्या बेनिफिट होने वाले। तो देखिए, आज से पहले जब भी हम लोगों ने यूके की कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करनी होती थी, हम इनकी वेबसाइट पे जाते थे, अकाउंट क्रिएट करते थे, हमारे सामने एक लेंथी सा फॉर्म आता था जिसमें हमारी एवरी सिंगल डिटेल जाती थी, यानी आपकी एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, प्रूफ ऑफ फंड्स, आपकी सिबलिंग्स, पेरेंट्स, एवरी सिंगल डिटेल, आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल, आप कब तक वहाँ रुकोगे, एवरी सिंगल डिटेल इसमें जाती थी। उसके बाद हम इसके लास्ट स्टेप पेमेंट पे जाते थे। पेमेंट करने के बाद, यानी जो भी हमारा वीज़ा होता था उसकी पेमेंट करने के बाद ये पेज हमें डायरेक्ट कर देता था वीएफएस ग्लोबल अपॉइंटमेंट बुकिंग के पेज पे। वहाँ पे जाके हम लोग अपनी बायोमेट्रिक्स की डेट कंफर्म करते थे, अपॉइंटमेंट बुक करते थे, जाके अपॉइंटमेंट पे हम अपने बायोमेट्रिक्स देते थे और उसके बाद हम वापस आ जाते थे। कुछ दिन के बाद हमें हमारी एप्लीकेशन के आउटकम्स का पता चलता था, यानी यूके गवर्नमेंट हमें बताती थी कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया या अप्रूव हो गया। और उसके बाद अगर अप्रूव हो जाता था तो हमें कहा जाता था कि अब आपने अपना पासपोर्ट सबमिट करना है। अब यहाँ तक देखें, प्रोसेस सेम है, इवन ई वीज़ा का भी यहाँ तक का प्रोसेस सेम है। बदला क्या और इसका आपको क्या फ़ायदा होने वाले, देखें। पहले जब आपको ये ईमेल आ जाता था कि अब आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है, उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती थी एम्बेसी के साथ अपने पासपोर्ट सबमिशन की। ये वो जगह थी जहाँ पे एजेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते थे, यानी कभी वो 3 लाख मांग लेते थे, कभी 3.5 मांग लेते थे, कभी 2, जहाँ पे जो भी उनसे काबू में आ जाए। खैर, वो पैसा लेने के बाद वो आपकी अपॉइंटमेंट बुक करते थे, आप जाके अपना पासपोर्ट सबमिट करवाते थे। पासपोर्ट सबमिट करवाने के बाद आपको कम से कम भी 15 टू 20 या 20 टू 30 डेज भी वेट करना पड़ता था कि उस पर वीज़ा स्टैंप होके आएगा। अब प्रोसेस चेंज हो गया। देखो, वीएफएस की अपॉइंटमेंट तक आपका प्रोसेस सेम है। उसके बाद जब आप घर आ जाते हो तो आपको आपके ईमेल पे एक ईमेल रिसीव होती है जिसमें होता है कि ये आपका ई वीज़ा इशू हो गया, यू डोंट नीड टू सबमिट एनी पासपोर्ट। उसके ऊपर आपकी तमाम डिटेल्स होती हैं और ये आपका ट्रैवल ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट होता है, यानी आपको जाके अपना पासपोर्ट सबमिट नहीं करवाना, आपको किसी एजेंट को पैसे नहीं पे करने कि वो आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक करे, और आप सिंपली इस ट्रैवल ऑथराइजेशन पे जो आपको ईमेल पे लेटर आता है, इस पर आप यूके ट्रैवल कर सकते हो। तो ये तो हुआ एक बहुत अच्छे किस्म का जो उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। पाकिस्तानी, देखो, जो भी हम लोगों को अपॉइंटमेंट चाहिए होती है उसमें एजेंट्स इंक्लूड होते हैं और एजेंट्स चार्ज टू मच, यानी इतना इंसान कभी कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता जितना एजेंट्स आगे से मांग लेते हैं और छोटे छोटे कामों का। सो उन लोग, यूके एम्बेसी ने ये जो बीच में से एजेंट वाला पार्ट ख़त्म किया पाकिस्तानियों के लिए, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अब हम सेकंड अपने पॉइंट पे बात करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपके अप्रूवल के चांसेस को बढ़ाती हैं। तो देखिए, पाकिस्तान से जब भी लोग अप्लाई करते हैं वीज़ाज़, तो वो कंसल्टेंट के थ्रू करते हैं या खुद करते हैं और उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता। देखो, हमेशा एक एजेंट में, एक कंसल्टेंट में और एक प्रोफेशनल में फ़र्क होता है। आपने सबसे पहले अपने होम टाइज स्ट्रॉन्ग दिखाने होते हैं। देखो, आपके सारे रिश्तेदार चाहे यूके में, लेकिन आप पाकिस्तान में, आप फॉर एग्जांपल अगर विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, क्या आप जेन्युइन विजिटर हो या क्या आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, इस चीज़ को साबित करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। यूके की 75% रिजेक्शंस सिर्फ इस वजह से आती हैं कि हम अपने क्लेम्स को जस्टिफाई नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, आपने बैंक स्टेटमेंट दी, आपके पास उसमें एक अमाउंट आई हुई है, आपने सिंपली लिख दिया ये गिफ्ट मनी है मेरे चाचू की तरफ से, मेरे पापा की तरफ से, लेकिन आपने उसको ठीक तरीके से जस्टिफाई नहीं किया तो आपकी रिजेक्शन आ जाएगी। यूके हो सकता है कि अगर आपकी 5 लाख की बैंक स्टेटमेंट हो तो आपको अप्रूवल दे दे अगर आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और अगर आपकी 50 लाख की है और वो उसको रिजेक्ट कर दे, क्योंकि आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। तो हमेशा जो एक प्रोफेशनल होता है वो इन्हीं चीज़ों को देख रहा होता है। मैंने मोर देन 500 एप्लीकेशन सबमिट किए हैं यूके की, जिसमें स्टडी वीज़ाज़ भी हैं, जिसमें विजिटर वीज़ाज़ भी हैं और उसमें डिफरेंट बिजनेस वीज़ाज़ भी हैं। तो उन सब में मैंने यही चीज़ नोट की कि जब भी आपको आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो उसमें ज़्यादातर जो उसका फैक्टर वो पिक करते हैं, वो यही करते हैं कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में ये जो अमाउंट आई ये कहाँ से आई।
तो सबसे पहले यहाँ पे जो कंसल्टेंट्स हैं पाकिस्तान में, इनको ज़्यादातर आइडिया नहीं होता, इनको बस यही पता होता है कि अमाउंट इतनी उठाओ और बैंक में पुट कर दो। बट आप लोगों को मैं ये समझाने की कोशिश करूँ कि कंसिस्टेंसी बीट्स द क्वांटिटी। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि पैसा कितना है, ये ज़रूरी है कि वो किस कंसिस्टेंसी से आ रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी जॉब में आपको हर मंथ की सैलरी आ रही है, आप उसमें से एक पार्ट सेव कर रहे हो और आप फिर ये बता पाओ कि ये मेरी सैलरी आई है, मैंने इस पार्ट को बीच में से सेव किया तो क्योंकि मैं यूके ट्रैवल करना चाह रहा था। तो ये तो आपके हो गए फाइनेंशियल्स, होम टाइज, ये वो चीज़ें हैं जिनको आप लोगों ने पहले से देखना होता है, अपनी फ़ाइल आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग बनानी होती है। ई वीज़ा आने का ये मतलब नहीं है कि हर शख्स को वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा, इसका ये मतलब है कि आपके लिए प्रोसेस को आसान किया गया, दैट्स इट। बाकी देखें सारा प्रोसेस तो पुराने जैसा चल रहा है, यानी आपने एप्लीकेशन भी फिल करनी है। इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, हमारे यहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। असल में देखो ट्रैवल हिस्ट्री क्यों देखी जाती है, हर एम्बेसी पैटर्न देखती है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपने यूएस ट्रैवल किया है, कनाडा किया है, यूरोपियन कंट्रीज़ किया, उसके बाद आप वापस पाकिस्तान आ गए हो, इट मीन्स कि यू आर अ विजिटर, अ जेन्युइन विजिटर। तो वो सिर्फ यही चीज़ देख रहे होते हैं। बाकी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अब आपने कुछ ऐसे सब्सिट्यूट डॉक्यूमेंट्स, आपने अल्टरनेटिव शो करवाने होते हैं कि आपके होम टाइज स्ट्रॉन्ग है। तो यूके की एप्लीकेशंस में दो चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक आपकी बैंक स्टेटमेंट, हमेशा आपने उसको जस्टिफाई करना है, विच एवर अमाउंट आपके अकाउंट में आ रही है आपने उसको जस्टिफाई करना है। सेकंड, आपने अपने होम टाइज यानी आप वापस आओगे, इस चीज़ को आपने जस्टिफाई करना होता है, इवन आपके स्टडी वीज़ा में भी। तो अगर आप यूके मूव करने का प्लान कर रहे हो, अगर आप विजिट करना चाहते हो, एज अ स्टूडेंट जाना चाहते हो, एज अ बिजनेसमैन जाना चाहते हो, या आप कोई फैमिली एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो, स्पाउस एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो, तो मैंने आज से पहले मोर देन 500 एप्लीकेशन सबमिट की हैं और मेरे पास काफ़ी अच्छा अप्रूवल रेट है यूके इमिग्रेशन का। तो अगर आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है, इस टाइम पे मेरा व्हाट्सएप चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। एवरी सर्विस इज़ पेड बिकॉज दिस इज़ माय ब्रेड एंड बटर। आप लोग मेरे साथ सेशन भी बुक कर सकते हो। और इससे पहले कि आप लोग मेरी वीडियो को लीव करो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, अपने प्यारों के साथ शेयर करो, जितने भी ऐसे लोग हैं जो मूव करना चाह रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए यूज़फुल कंटेंट ला सकूँ और मेरा चैनल आप लोगों के लिए एक अच्छा ट्रैवल जर्नी बना सके।